नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा अत्यंत निकट है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रिवीजन के लिए कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। रिवीजन की इस श्रृंखला में आज हिंदी के वर्णमाला से शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 तथा मात्राएं 10 होती हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 तथा मात्राएं 10 होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्वरों का विभाजन देखते हैं। तो स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर, ओठ की आकृति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर और घोषत्व के आधार पर होता है। और ये पहला विभाजन देखते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से या कुछ किताबों के अनुसार 2 प्रकार से, परीक्षा में भी 2 ही प्रकार को सही माना है। तो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को छोटा या मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को बड़ा कहते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, और हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अच्छा, इसी स्वरों के अंतर्गत संयुक्त स्वर भी आते हैं, और ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, आए, ओ, औ। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं, या दीर्घ संधि स्वर निम्न में से कौन है? तो जो स्वर दीर्घ संधि में प्रयोग किए जाते हैं वे दीर्घ संधि स्वर कहे जाते हैं। और ये कौन है? आ, बड़ी, बड़ाऊ और प्लुत। प्लुत ये कोई अलग से नहीं होता है, इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम, या किसी का नाम देकर बोले। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जा सकता है। दूसरा विभाजन देखते हैं ओठ की आकृति के आधार पर। तो ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, और दूसरा अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। वृत्तमुखी ऐसे स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाता है, अर्थात मुंह लोमड़े की भांति आगे की ओर निकल जाता है। यानी वृत्तमुखी जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुंह लोमड़े की तरह आगे की ओर निकल जाएगा। इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं आपके वृत्तमुखी स्वर। अब देखते हैं अवृत्तमुखी। ऐसे स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है, और इनकी संख्या 7 है। देखते हैं अगला विभाजन जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर को हम अग्रीय बना सकते हैं। अग्र को, यानी अग्र शब्द को अग्रीय बनाइए, ये ट्रिक है। और अग्रीय बनाकर इसकी छोटी जो मात्रा है ई की, और उसका अगला स्वर है ए, तो ई, बड़ी, ए, ऐ, ये अग्र स्वर कहे जाएंगे। यानी अग्र स्वर कौन होंगे? छोटी, बड़ी, ए और ऐ अग्र स्वर। मध्य स्वर में अ, और पक्ष स्वर में आ, उ, बड़ाऊ, उ, औ, ये पक्ष स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा विभाजन देखते हैं। अगला विभाजन मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत 4 भागों में बांटा गया है। समृद्ध, इसको इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ई, बड़ी, उ, बड़ाऊ, समृद्ध स्वर हैं। अब देखते हैं अर्ध समृद्ध, यानी हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इन्हें अर्ध समृद्ध कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन? ए और ओ, ये अर्ध समृद्ध कहे जाते हैं। विपरीत, यानी इनमें मुंह पूरा खुला रहता है, ये केवल एक ही है आ,
अब देखते हैं अर्ध विपरीत। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो अर्ध विपरीत कहे जाते हैं। कौन कौन? अर्ध विपरीत में अ, ऐ और औ, ये हैं आपके तीनों अर्ध विपरीत। अब अगला विभाजन पांचवा देखते हैं स्वर तंत्र के आधार पे। तो स्वर तंत्र 5 होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ के आधार पे अ और आ बोला जाता है, तालु से छोटी और बड़ी बोली जाती है, मूर्धा से री बोला जाता है, और याद रखिए दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। और एक है ए और ऐ, इसको याद रखिएगा। ए ऐ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऐ कंठ और तालु से बोला जाता है, यानी इनका कोई एक स्वर तंत्र नहीं है, ये 2 स्वर तंत्रों से मिलाकर बोले जाते हैं। तो इनको ए ऐ यानी कंठ प्लस तालु, इसको कंठ तालव्य भी कहते हैं। इसी प्रकार ओ और औ को कंठ प्लस ओष्ठ कहते हैं। ओ और औ को कंठ प्लस ओष्ठ, यानी ये भी 2 जगह से बोले जाते हैं। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर। तो सभी स्वर सघोष होते हैं। अनुनासिक, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे मैं, हैं। और व्यंजनों में हर वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है, यानी क वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां, ये क्या होगा? अनुनासिक होता है। एक होता है आपका निर्नुनासिक, यानी ऐसे स्वरों के उच्चारण में केवल मुख से हवा निकलती है। अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से, लेकिन निर्नुनासिक में केवल मुख से हवा निकलेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, अगर किसी शब्द या वर्ण पे बिंदी आया हो और उसी का समान वर्ण हो तो जिस शब्द या वर्ण पे बिंदी आया है वह पहले आएगा। जैसे यहाँ अ और अ है, तो अ पे बिंदी है तो ये पहले आता है। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं कठ और एक है कठ, 2 कठ लिखे हैं, और जिस पे बिंदी लगा देंगे उसको पहले लिखेंगे, यानी उसका पहला स्थान आएगा। और इस पे बिंदी लगा देते हैं तो कंठ पहले पड़ेगा और ये कठ बाद में आएगा। तो इस तरह स्वरों का विभाजन और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें।